तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनिरुद्ध सागर है और मैं नवीन सागर जी का बेटा हूँ। मतलब ये परिचय मुझे लगता है शायद देना चाहिए या नहीं, पर फिर भी मुझसे बड़ी मेरी बहन है समता और मुझसे छोटा एक भाई है आदित्य। और मैं श्रमिक माध्यम में मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले करीब 25-30 सालों से और उसी में काम कर रहा हूँ। तो अभी अ, अभी मुझे 4-5 दिन पहले ही, मतलब ये जो सप्ताह शुरू हुआ था, जब जन सुलभ पुस्तकालय ने ये सप्ताह शुरू किया पापा के ऊपर पूरा, तब मुझे अर्पण कुमार जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अरे आपको बोलना है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बोल रहा हूँ इस तरह से ऑनलाइन फेसबुक पर। तो माफ़ी चाहूँगा अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए आप बिल्कुल मुझे क्षमा कीजिएगा। कहीं उच्चारण में या कोई भी कहीं पे भी कुछ कहने में कहीं भूल होती है तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्पण जी का, जन सुलभ पुस्तकालय का, कि उन्होंने पापा के ऊपर पूरा एक सप्ताह इस तरह से रखा। और इसके लिए मैं बिल्कुल तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पापा पर मुझे बोलने का इस तरह से एक अवसर मुझे मिलेगा जिसमें मैं सबके सामने अपनी बात रख पाऊँगा। फिर भी मैंने कुछ तैयार किया है, पर मैं सच में मुझे नहीं पता कि मैं कितना पता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आज पापा का जन्मदिन भी है। पापा मेरे नवीन सागर जी, उनका जन्म जो है 29 नवंबर को हुआ था। तो आज उनका जन्मदिन है और इसलिए उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई पापा को। पापा जहाँ पे भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। तो चलिए, मैंने जो लिखा है मैं उसको शुरू करता हूँ। और ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। सॉरी, मैं ज़्यादा थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, पर ठीक है। मैं अ, तो 23 नवंबर से आज तक में मैंने सभी को सुना, और इन 7 दिनों में हम सबके भीतर नवीन सागर उनकी उस खाली जगह पर जहां वह खुद का इंतजार कर रहे थे आ गए। उस रूप में जिस रूप में हम सब ने उन्हें अपने भीतर छिपा रखा था। इन 7 दिनों में वे कभी शाह अंकल के शब्दों में, विचारों में दिखे, तो कभी वे प्रयाग शुक्ल के शब्दों में, तो कभी नवल नवल शुक्ल, तो कभी अपनी बहनों और भाई की यादों में, तो कभी अपनी पत्नी छाया सागर की कविता में, और कभी अपनी ही कविताओं और कहानियों में। सबने उन्हें अपने अपने ढंग से याद किया। शाह अंकल की बातों में वे इतने ज्यादा उपस्थित थे कि लगा ही नहीं कि वे नहीं हैं। बल्कि मुझे तो यह महसूस हो रहा था कि जैसे शाह अंकल और पापा मंच पर हैं और अपना अपना ही अभिनय कर रहे हैं, और हूबहू खुद के लिए खुद के जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं पापा की एक कविता है, अपना अभिनय इतना अच्छा करता हूँ, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। तो अपना अभिनय इतना अच्छा करता हूँ, घर से बाहर निकला, फिर अपने बाहर निकलकर अपने पीछे पीछे चलने लगा। पीछे मैं इतने फासले पर छूटता रहा कि ओझल होने से पहले दिख जाता था। एक दिन घर लौटने के रास्ते में ओझल हो गया। ओझल के पीछे कहाँ जाता, घर लौट आया। दीवारें धुंधली पड़कर झुक सी गईं। सीढ़ियां नीचे ऊपर, ऊपर नीचे होने लगी। पर वह घर नहीं लौटा। घर से बाहर निकला, फिर मुझसे बाहर निकल कर चला गया। मैं आईने में देखता हूँ
वह आईने में से मुझे नहीं देखता। मैं बार बार लौटता हूं, पर वह नहीं लौटता। घर में किसी को शक नहीं है। मूक चीजें जानती हैं, पर मुझसे पूछती नहीं है कि वह कहाँ गया और तुम कौन हो। अपना अभिनय इतना अच्छा करता हूं कि हूबहू लगता हूं। दरवाजे खुल जाते हैं। नींद के नीम अंधेरे चलचित्र जागा हुआ सूने बिस्तर पर सोता हूं। यार पापा, तुम बहुत याद आते हो। तुम्हारी कविताएं, कहानियां हमेशा जब चाहे तब सपनों में दिख जाते हो। तुम्हारे वो झबरीले बाल हवा में लहराते हुए, रोशनपुरा की घाटी से तुम अपनी वेस्पा स्कूटर से उतरते हुए, स्कूटर की हेडलाइट पर तबला बजाते हुए और गुनगुनाते हुए, ड ड ड सपनों की दुनिया बस आई गई थी, ड ड ड। मतलब पापा ऐसे ही कुछ गाना गाते थे। ये गाना हम लोगों को पूरी तरीके से याद नहीं है, पर मैं हमेशा याद करने की कोशिश करता हूँ कि ये गाना कहाँ से शुरू होता था और ये क्या गाना था। ये मुझे जानना है। अगर कोई भी आप लोगों में से ये जानता है कि ये गाना क्या था पूरा, ये किसी गाने का बीच का कोई पार्ट है शायद, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर ये गाना अगर आपको किसी को भी याद है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं, मुझे ये गाना बहुत लगता है कि पापा का ये गाना मुझे मिलना चाहिए। रात की रोशनी में चमकता तुम्हारा चेहरा और चेहरे पर मुस्कान। ओह पापा, तुम सच मुझ कितनी ही बार, कितने ही रूपों में दिखाई देते हो मेरे सपनों में। तुम बार बार भीतर से बाहर आते हो हम सबकी ओर, और फिर बाहर से भीतर मुस्कुराते हुए चले जाते हो। तुम बार बार भीतर से बाहर आते हो हम सबकी ओर, और फिर बाहर से भीतर मुस्कुराते हुए चले जाते हो। हम सब तुम्हारी खाली जगह में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक विचार इस भ्रम से भी भरा हुआ है, एक विचार इस भ्रम से भी भरा हुआ है कि कहीं नहीं गए हो तुम, यहीं कहीं आसपास ही हो, और अपनी ही खाली जगह पर ना होने का भ्रम पैदा कर रहे हो। तुम्हारे होने और ना होने के बीच में जो जगह है ना, हम सब अभी भी वहीं खड़े हुए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक दिन लौट आओ। कई बार तुम मुझे अ, बाबा की बाबा की कुटिया है, जो होटल है भोपाल में रोशनपुरा में, उसके ठीक सामने एक गली है। उस गली से कई बार आते हुए मुझे दिखाई देते हो। मैं फील कर पाता हूँ कि तुम वहां से लौट रहे हो हम लोगों की ओर वापस। कभी कभी महसूस होता है कि मैं, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बदल रही हैं तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी महसूस होता है कि मैं तुम जैसा दिखता हूँ। क्या तुमको पता है, तुम्हारे कुछ दोस्त जिनसे मैं कभी मिला नहीं और जिन्होंने मुझे देखा नहीं, पर वे मुझे पहली बार देखकर कहते हैं, क्या तुम नवीन के बेटे हो। ये सुनकर इतना अच्छा लगता है। मतलब मैं, हो सकता है कि, मतलब हो सकता है क्या है, मतलब मैं पापा जैसा बोल नहीं सकता, पापा जैसा मैं लिख नहीं सकता, और बहुत सारा कुछ मैं पापा जैसा नहीं सोच सकता जैसा वो सोचते थे। पर मैं अगर पापा जैसा दिखता भर भी हूं ना, तो इतनी खुशी मिलती है मुझे ये सुन के। क्योंकि उनका वो रूप जो है ना, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बाल जो है ना उड़ रहे हैं हवा में तेजी से, और वो मतलब इस अपनी स्कूटर से तेजी से कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक अलग ही एक मुस्कान है। तो वो तो मतलब
आज भी वो भूलता नहीं हूँ। मतलब वो सच में मैं वैसे ही कुछ दिखता रहा हूँ, शायद इसलिए मैं भी कुछ ऐसे उस तरह के बड़े बाल बना के रखा हुआ हूँ। तो तो कभी कभी महसूस होता है कि मैं तुम जैसा दिखता हूँ। क्या तुमको पता है, तुम्हारे कुछ दोस्त जिनसे मैं कभी मिला नहीं और जिन्होंने मुझे देखा नहीं, वे मुझे पहली बार देखकर कहते हैं, क्या तुम नवीन के बेटे हो? ये जानकर मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ और अपने भीतर तुमको खोजता हूँ, और तुम्हें खोजते खोजते खुद के गहरे में उतर जाता हूँ, और इतना गहरा कि कभी कभी खुद को खो देता हूँ और फिर बाहर निकलता हूँ उड़ते हुए तुम्हारे भीतर से। यहाँ पापा की एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगा, वास्तव में अवास्तविक हो। तो पापा की इस कविता का आप लोग आनंद लीजिए। वास्तव में अवास्तविक हो, जहां से शुरू हुआ हूं वहां से पहले से है मेरी शुरुआत। जहां से शुरू हुआ हूं वहां से पहले से है मेरी शुरुआत। जहां हुआ हूं खत्म वहां से आगे चला गया है मेरा सिलसिला। जहां से शुरू हुआ हूं वहां से पहले से है मेरी शुरुआत। जहां हुआ हूं खत्म वहां से आगे चला गया है मेरा सिलसिला। जीवन के विभ्रम की धुंधली याद है। जीवन के विभ्रम की धुंधली याद है। जीवन भूला हुआ अनुक्रम दोहराता हूं। भीतर जाता हूं बाहर मेरी परछाई फैलती है। भीतर जाता हूं बाहर मेरी परछाई फैलती है। धरती से आसमान तक मेरा आभास है। यह सृष्टि मेरा रहस्य खोजती है। भीतर भटक जाता हूं तो मैं तारों में छिटक जाता हूं। भीतर भटक जाता हूं तो मैं तारों में छिटक जाता हूं। मैं अवास्तविक हूं, वास्तव में अवास्तविक हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप सभी को मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? मतलब आवाज़ में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, या आजू बाजू का शोर आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? प्लीज़ आप ज़रूर बोलिएगा। अ, मैं मेरा असल में बस, मैं अपने घर पे भी कर सकता था इस चीज़ को एक बंद कमरे में, पर आज पापा का जन्मदिन है, और पापा जो है, पापा ने मुझे मिट्टी से मेरा परिचय कराया था। और आज मैं यहाँ दिल्ली में नवीन छाया सैमिक स्टूडियो के नाम से दो दो स्टूडियो में रन कर रहा हूँ। तो ये सब पापा का ही देन है असल में। और तो मेरी इच्छा थी कि मैं आज, पापा का जन्मदिन भी है, तो मैं स्टूडियो में बैठकर ही आ, ये सब कहूँ। तो इसलिए मैंने स्टूडियो चुना। हालांकि मुझे पता था आसपास बहुत शोर होगा, पर अगर सुनाई दे रहा है तो थैंक यू, धन्यवाद। आ, पापा तुम जो भी हो, वास्तव, अवास्तविक या अवास्तविक, पर इन दोनों में तुम मेरे पापा ही हो। मेरे पापा यार। मैं पापा को यार बोलता था, बचपन से आदत थी। जहां तक मुझे ध्यान है, हम सभी, मतलब पापा भी कभी कई बार यार करके बात करते थे, या मुझे लगता है शायद दीदी भी ऐसे ही यार करके बोलती थी पापा को। क्योंकि पापा हम सबके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो असल में पापा पापा नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बचपन से ही आदत थी, पर अब जाकर सोचता हूं तो समझ आता है कि उन्हें यार क्यों बोलता था। क्योंकि पापा कभी पापा थे ही नहीं, वे दोस्त थे। हम सब के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोस्त के जैसा ही व्यवहार भी करते थे। पापा जिनके चाचा थे, उनके भी दोस्त थे।
और जिनके मामा थे उनके भी दोस्त थे, और जिनके दोस्त थे उनके दोस्तों के भी दोस्त थे, क्योंकि वो मेरे पापा थे। और यहां पापा की एक कविता और है, उसका कोई दोस्त नहीं है, को मैं पढ़ रहा हूं, तो प्लीज। दोस्त कितना अच्छा होता होगा, आता होगा, बैठ जाता होगा पास में, और उसकी परछाई धूप में भीतर दोस्त के टहलती होगी मजे से। दोस्त कितना अच्छा होता होगा, आता होगा, बैठ जाता होगा पास में, और उसकी परछाई धूप में भीतर दोस्त के टहलती होगी मजे से। ऐसा सोचता हुआ अभी अभी जो गुजरा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। ऐसा सोचता हुआ अभी अभी जो गुजरा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वह जा रहा है बस्ती में, सड़कों पर धूप जा रही है, अपनी लंबी होती परछाई को वह देख रहा है मुड़ मुड़ कर। कितनी सुंदर कविता है, क्या बात। जैसे पापा की कविता में जादू है ना, या उनकी कहानियों में जादू है, वैसे ही उनकी बातों में और शब्दों में इतना रस होता था। वो इतने रस से भरे होते थे कि उनके इन रस भरे शब्दों से भला कोई कैसे बच सकता था। हम सब बच्चों के मुंह में, तो मैं सच बताऊं, मैं जब उनके जब किस्से सुनता था या उनके मुंह से कुछ भी इस तरह की बातें सुनता था, मैं लास्ट में पापा के का एक पत्र पढ़ूंगा आपको, जो उन्होंने मुझे लिखा था। वो पत्र जब भी पढ़ता हूँ तो सच में मेरे मुंह में कुछ पानी जैसा आ रहा होता है, क्योंकि उनके शब्द इतने इतने स्वाद से भरे होते हैं कि वो, मतलब फील ही अलग है। तो वो जब किस्सा भी कहते थे या कुछ कहते थे तो मुंह में पानी जैसा कुछ आ रहा होता था, फील ऐसा। उनके किस्सों में सच में पापा खड़े खड़े किस्से बना दिया करते थे, और वो इतने जीवंत होते थे कि आप विश्वास कर बैठोगे उन पे। और वो इतने चाव से सुनाते थे कि वो उनका जो सुनाना भी था ना, वो भी इतना जबरदस्त था कि अ, मतलब आप 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 तरन्नुम में भर जाते थे। मतलब आपके अंदर एक अलग सी लय दौड़ती थी, एक अलग ही एनर्जी भागती थी आपके अंदर भीतर, एक ऊर्जा। ऐसे ही उनके हाथों में भी बड़ा रस था। आप उनके हाथ की अंडा करी खा लो, आ हा 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 हा। पापा तुम्हारे हाथ की जो अंडा करी होती थी ना, गजब यार। मतलब अगर तुम यार, मतलब कहाँ चले गए यार सच में। मतलब कब से तुम्हारे हाथों की बनी अंडा करी नहीं खाई। कभी अगर हो तो सपने में आ जाओ और सपने में बनाकर खिला जाओ। ऐसा कर जाओ, चलो सपने में ही स्वाद ले लूंगा मैं तुम्हारे हाथों के अंडा करी का। या अगर तुम अभी भी ये भ्रम बनाए हुए हो कि तुम नहीं हो, तुम अपने नहीं होने का अगर अभी भी भ्रम बनाए हुए हो, तो कृपया करके इस भ्रम को तोड़ो और वापस लौटाओ हमारे पास। तुम बहुत याद आते हो। सॉरी, सॉरी। वैसे तुम राजा के हाथों में वही स्वाद दे गए हो। पापा, तुमको याद होगा जब कभी घर का कोई बच्चा कोई कविता या चित्र बनाकर तुमको दिखाता था, तो तुम इतने खुश हो जाते थे कि तुम उसके सामने कागज का अंबार लगा देते थे, रंगों के पहाड़ खड़े कर देते थे, और कहते थे बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ। और उसी के साथ आता था समोसे कचौड़ियों का दौर, और जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे। वो जो दही, लाल मिर्च और जो सेव डाल करके, आ हा हा। और जिस चाव से तुम बनाते थे ना, उसमें ही इतना स्वाद आ जाता था कि
मतलब कोई भी व्यक्ति खाए बिना रह ही नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारी वो बनाते समय उसके साथ तुम्हारी जो बातें होती थी ना, वो बहुत ही, वो भी बातें भी बहुत स्वाद से भरी होती थी। तो पापा का ऐसा था। और पापा जो है सच में बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सब के, हम सब बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा ने हमेशा मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर मैं उस समय खुद को बेटा और पापा को पिता ही समझ पाया। पर आज वे मुझे मेरे सबसे गहरे मित्र महसूस होते हैं, तब भी और अब भी। मुझे लगता है कि पापा में एक खूबी और भी थी, और वह थी अपने समय से बहुत आगे के समय को देख पाना। उन्होंने उस समय पे मेरे आने वाले आज के समय को देख लिया था, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर था, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे, और उनको इस बात का बहुत कष्ट था। उनको असल में अपने, उनको बहुत चिंता रहती थी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के। जैसे कि कल माँ ने भी इस बात को कहा कि उन्हें बहुत चिंता रहती थी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के। और पापा जो है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो है कहीं नौकरी करें। वो चाहते थे कि मेरे तीनों बच्चे स्वतंत्र होकर अपना काम करें, अपने स्वयं के मालिक हों। और तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि, इसलिए उन्होंने दीदी को अभिनय से मिलवाया, भाई को अ, चित्रों से मिलवाया, और मुझे मिट्टी से मिलवाया। और आज पापा, अगर तुम देख रहे हो, 29 नवंबर है, और हम तीनों स्वतंत्र होके अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अब तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने माध्यमों में लगे हुए हैं, और भिड़े हुए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो तो पापा में ये खूबी भी थी कि वो, मतलब अपने अपने समय से बहुत आगे के समय का वो देख लेते थे, जिसमें उन्होंने मुझे देख लिया था शायद, मुझे लगता है आज के समय में। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके कोई छोटी मोटी किसी कोई नौकरी कर रहा हूँगा बाबू की, और बस मैं, मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है, उन्होंने उस समय भारत भवन में श्रमिक डिपार्टमेंट में मेरा दाखिला करवाया, और कहा अब तुम श्रमिक सीखो। और उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और श्रमिक, उन्होंने कहा अब तुम पूरे दिन तुम्हें यही करना है, सुबह 10 बजे से 9 बजे से शाम को 6-7 बजे तक तुम यही करो। और तब वहाँ शंपा शाह काम किया करती थी, और मैंने वहाँ पर रह करके शंपा शाह से श्रमिक सीखा पूरा। और पर जब उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वाई, तो उनके आसपास के जितने भी लोग थे जो मैं जानता हूँ, कि उन्होंने काफ़ी विरोध किया था इस बात का कि भाई ऐसा करके तुम अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम उसे पढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा, और आगे जाके ऐसा ना हो कि वही बच्चा तुमको गाली बके कि भाई तुमने मेरी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करवाई। पर पापा का कहना था कि मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ अपने बच्चे के दुख को, अपने बच्चे के कष्ट को, और इसलिए मुझे लगता है कि उसको इस तरफ जाना चाहिए। और उन्होंने ये फैसला लिया, किसी की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया, और उन्होंने मुझे मिट्टी से मिलवाया, और मैं शंपा शाह के सानिध्य में रह करके मैंने इस चीज़ को सीखा पूरा। और करीब मैं 2 साल बाद जो है, नहीं 2 साल बाद नहीं, सॉरी, मैं सन 90 में ये जुड़ा था मैं, और करीब 96-97 में मैं दरोज सर के पास दिल्ली सीखने आया नगर में, इसी काम को, और भी आगे बतौर अप्रेंटिस उनके साथ रहकर उस काम को सीखने के लिए मैं आया, जो कि शंपा शाह के भी गुरु हैं, पीआर दरोज। तो मैं उनके पास सीखने आया। पापा बहुत समय से उनके पीछे लगे थे कि भाई मेरे बेटे को आप बुलाओ अपने पास, और उनको उसको काम सिखाओ, बताओ, ये वो। पर वो हमेशा बोलते थे कि हाँ हम बुलाएंगे बुलाएंगे, पर बुलाते नहीं थे। तो एक दिन पापा ने कहा भाई एक काम करो तुम, तब मेरी उम्र होगी 20 के आसपास की,
20-21। तो पापा ने कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम उठाओ अपना बैग और दिल्ली पहुंच जाओ। मैंने कहा उन्होंने मुझे बुलाया है? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसे चला जाऊं? तो उन्होंने कहा भाई तुम चले जाओ बस, और जाकर के उनके दरवाजे पे खड़े हो जाना, और अगर उनको बोल देना मैं आ गया हूं। अगर वो तुम्हें रख लें तो बहुत अच्छा है, और अगर वो तुम्हें नहीं रखें तो वापस लौट आना, समझ लेना तुम दिल्ली घूम कर के आ गए। और मैं पहुंच गया, पहुंचा, अब सर के पास सामने खड़ा हूं तो अब ऑप्शन भी नहीं है। सर ने मुझे जो है रख लिया और मैं वहां काम सीखने लग गया। तो पर पापा का थोड़ा सा गुरु को लेकर के बहुत अलग ये था कि वो हमेशा बोलते थे कि जो गुरु है ना, वो जो कहेगा वो करना है। गुरु की उंगली पकड़ लो और आंख बंद कर लो, वो जहां जैसे ले जाए जाना है तुमको और सीखना है। और अगर गुरु तुमको अंधे कुएं में फेंक देना तो तुम बिना सोचे समझे उसमें कूद जाना। अगर तुमने सोच लिया या तुम डर गए तो ये समझ लो कि तुम पक्के में, सॉरी इस डिस्टरबेंस के लिए, पर पक्के में तुम ये समझ लो कि तुम डर गए ना तो तुम उस कुएं में गिर रहे हो और डूब रहे हो। पर अगर तुम बिना सोचे समझे उसने कहा और तुम कूद गए तो तुम यकीनन मानो कुछ समय बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम उड़ रहे हो, तैर रहे हो उस कुएं में भी। तो ये है गुरु का विश्वास। तो उन्होंने ये बोल करके मुझे वहां भेजा था, और वहां से पापा के साथ मेरे कई सारे पत्र व्यवहार होते थे, बातचीतें होती थी। मैं भी उनको पत्र लिखता था, वो भी मुझे लिखते थे। तो एक पापा का एक पत्र है जो मैंने बहुत संभाल के रखा है, और उस पत्र को मैं अब पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर। वो पत्र जो है ये पत्र जो है मेरे लिए, क्या बोलूं आपको, मैं समय समय पर इसको पढ़ता रहता हूँ, और जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे इस पत्र को पढ़ने में बहुत मजा आता है। और मजा आता है, और मुझे हर बार ये बहुत नया लगता है पत्र। तो मैं इस पत्र को पढ़ता हूँ आपके सामने, ठीक है? आप लोग मजा लीजिएगा। मुझे अभी से हंसी आ रही है क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं बहुत मजेदार, कुछ बढ़िया है। उन्होंने ये पत्र मुझे 28 अक्टूबर 1996 में लिखा था, भोपाल से। मेरा घर का नाम पांडु है, और वो मुझे पांडु ही बोलते थे। तो प्रिय पांडु, तुम्हारे पत्र बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन फोन पर तुम्हारी भारी भरकम गंभीर आवाज सुनकर मुझे लगता है जैसे अपने गुस्सैल और असंतुष्ट अंकल से बात कर रहा हूं। मेरी बचपन में सच में बहुत भारी आवाज होती थी। अभी भी है कि नहीं ये आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पर बचपन में तो होती ही थी। तो काफी भारी आवाज थी मेरी। तो असंतुष्ट अंकल से बात कर रहा हूं। आवाज कानों को तो अच्छी लगती है, लेकिन दो टूक बोलने की तुम्हारी शैली से मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूं। ऐसी ही हड़बड़ाहट चिरगांव से फोन करते समय सुनकर तुमने नतीजा निकाल लिया कि मैं पिए हूं। भाई जी, उस दिन इंडिया अचानक हारते हारते जीती थी। दशहरा था। पप्पी के बरामदे में तरह तरह के लोगों की भीड़ थी, हल्ला गुल्ला था। उस हंगामे में से निकलकर मेरी आवाज अगर थोड़ी बदल गई थी तो उसका दोष उस एकमात्र पैक को मत दो। ये सच है कि पप्पी चाचा के जो चिरगांव में बरामदे में जिस तरह का एक पूरी महफिल जमती थी, और मैच देखने के लिए एक, मतलब इतने लोग होते थे और इतना हुड़दंग होता था, सच में एक पूरा माहौल खिंचा होता था उधर पे। एक तरह से ऐसा लगता था जैसे आप पवेलियन में बैठे हुए हो। पर यह भी सच है कि पापा जो ये जो ये जो तैयार किए ना उन्होंने शब्द एक एक, तो इससे मैं उनकी इन बातों में इतना मुझे मजा आया कि मैं उनके पिए हुए को भूल गया। और यही उनका वो, मुझे लगता है यही वो मैजिक है या जादू है कि वो ये चीज करते हैं थे और करते हैं। तो
करने वाले दोस्तों के आगे। हाँ, तो उस हंगामे में से निकलकर मेरी आवाज अगर थोड़ी बदल गई थी तो उसका दोष उस एकमात्र पैक को मत दो जो त्योहार की दुहाई देकर इसरार करने वाले दोस्तों के आगे विवश होकर मैंने पी लिया था। कल मम्मी से तुमने अपनी नाराजगी जाहिर की, अब कभी नहीं सुनोगे कि पापा ने एक पैक तो क्या एक बूंद भी ली। सिगरेट बीड़ी मैं छोड़ ही चुका हूं। महीने 15 दिन में भूल से एक आध बीड़ी के 2-4 कश मारकर पछताता हुआ अपने से दूर फेंक देता हूं। पापा ना, जो सच में मतलब अगर हमने मना किया हुआ है और वो बीड़ी पी रहे हैं और हम लोगों ने देख लिया, तो मतलब इस तरह से अभिनय करते थे ना कि मतलब अरे यार ये भी ना, ऐसे करके कुछ वो अभिनय करते थे और दूर फेंक देते थे, मतलब हमको दिखाने के लिए कि मतलब अरे मैं नहीं पीना चाहता पर पता नहीं ये फिर, तो ऐसा कुछ होता था। जो मैं जहां तक मुझे याद है, दीदी ज्यादा अच्छे से जानती हैं, विवश होकर मैंने पी लिया था। ठीक है, एक आध बीड़ी के 2-4 कश मारकर पछताता हुआ उसे अपने से बहुत दूर फेंक देता हूँ। मैं ही जानता हूँ इन दोनों चीजों से मैंने कैसे पीछा छुड़ाया है। कसम से मैं कभी भोपाल में ड्रिंक नहीं करता, नहीं करता। चिरगांव में एक आध पैक के बगैर जीना हराम हो जाता था, इसलिए ले लेता था। तुम्हारी नाराजगी जानकर अब उससे भी तौबा। अब खुश हो जाओ और पापा को माफ कर दो। मैं जो तुमसे इन चीजों से दूर रहने की गुजारिश करता हूं, सो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी मेरे जैसे हो। जिस चीज में पकड़ लिया वह बिना नुकसान पहुंचाए छूटने वाली नहीं है। मैं अब से तुम्हारी सब बातें मानूंगा, तुम मेरी माना करो। देखिए यहाँ पे पापा लिख रहे हैं कि मैं जो तुमसे इन चीजों से दूर रहने की गुजारिश करता हूँ। असल में एक बार कोटा सुल्तानाबाद में हम रहते थे और आ, हम सब घर वाले जो है उस घर में बैठ करके, पापा बैठे हुए, आधे लेटे हुए थे पापा, और दीदी भी थी, मम्मी थी, राजा था, मैं भी था, दीदी थी शायद। तो हम लोग बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तो मैं अपना कॉल तोड़ के यहाँ तक लेके आता हूँ, इतने में पापा बोलते हैं कि यार पांडू, क्या तुम सिगरेट पीते हो? और आप सच मानिए, मेरा हाथ ऐसा आके रुक चुका था और मैंने कहा अब गए भाई, तुम हो गया खेल तुम्हारा। पर आप सच मानिए, बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैं बताता हूँ आपको, मेरे बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बचपन में मैं एक बार भाग गया था और घर से भाग गया था अपने एक दोस्त के साथ भाग गया था। नेहरू नगर में हम तब रहते थे। कोई परेशानी नहीं थी घर में, मतलब बहुत मजे से थे, मतलब मगर पता नहीं क्यों भाग गया बस। शायद दोस्त के कहने से आ गया या क्या हुआ, उस समय का तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, पर भाग गया और शाम को मुझे याद आया, मम्मी की याद आई और मैं वहां से राती भर तक हम पैदल पहुंच गए थे और वहां से मैं वापस लौट के आया, घर में आया, दीदी को बताया। दीदी ने कहा पापा को बोलो भाई अब तुम ये तो, और मैंने पापा को बोला। आप विश्वास नहीं मानोगे पापा ने क्या बोला। पापा ने सिर्फ इतना बोला कि चलो वापस आ गए ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे विश्वास नहीं होता, पापा गुस्सा नहीं हुए मुझ पर। मतलब मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उस समय इतना डरा हुआ था, पर उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया और मैं इतना रिलैक्स हो गया। और उन्होंने फिर उसके बाद और बहुत अच्छे से उन्होंने उस बात को समझाया भी कि भागना क्यों गलत है या क्यों सही नहीं है या उससे क्या है, और वो एक दोस्त की तरह समझाया। पापा हम सबके बहुत अच्छे दोस्त थे, सच में उन्होंने ऐसे किसी भी समय पर मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, हमेशा से। हम सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, कभी मुझे नहीं याद है कि उन्होंने मुझे कभी डांटा हो या उन्होंने कभी मुझे मारा हो, कभी नहीं। और बल्कि मैं बोलूं, होली के समय पे एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। होली के समय पे, होली थी, नेहरू नगर का समय, नेहरू नेहरू नगर में रहते थे और मैं बहुत छोटा था और
अपने दोस्तों के साथ होली के दिन हमने भांग खा ली थी सारे दोस्तों ने, और भांग खा ली, और भांग खा करके हम मेरे घर की तरफ आ गए, और पापा मतलब गेट पे खड़े थे और समझ गए कि ये सब भांग खाए हुए हैं, और पापा सबसे कुछ कुछ सवाल करने लग गए। इतने में उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पापा का नाम क्या है? और पापा सामने खड़े हैं और मैं उनका नाम, और मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, मैं भूल गया हूँ, और वो सामने ही खड़े हैं और मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि तुम ही तो मेरे पापा हो। और वो हंस रहे हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं, उनको इतना मजा आ रहा है। और फिर उन्होंने मेरे सर पे एक चपत मारते हुए कहा जाओ अंदर जाके सो जाओ, और मैं सो गया। और फिर अगले दिन उठा, और फिर अगले दिन उठ करके जब मैं उठा तब उन्होंने समझाया कि देखो भाई, ये जो भांग वांग जैसी चीजें हैं और सब, पर उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। और उसके बाद मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने फिर कभी भांग खाई भी नहीं, क्योंकि उसका नशा बहुत ही बेकार, मतलब सॉरी, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। पर पापा सच में बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब मैं यहाँ यही चीज़ मुझे बार बार कहूँगा, क्योंकि मैं दरोज सर के घर पे भी था, तब भी मैं अपने एक दोस्त से एक शर्त लगा करके एक बेवकूफ़ी कर बैठा था, जिसमें मैं वापस आ गया था वहाँ से, दिल्ली से भोपाल वापस आ गया था एक रात में, बिना सर को कुछ बोले हुए। इस बात से पापा सबसे ज़्यादा दुखी हुए मुझसे, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। बाद में बस उन्होंने थोड़ी कोई समझाइश मुझे दी थी, पर उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं उस तरह से। पर उन्होंने एक दोस्त के नाते मुझे इस चीज़ को समझाया था कि ये किस तरह से तुमने ये जो चीज़ें की ये गड़बड़ थी। खैर, पर तो पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, ये बात सच है। मतलब हम सबके बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने हमको हमारे भविष्य को लेके भी या किसी भी चीज़ को लेके कभी बात की है तो एक दोस्त की तरह ही की है। सब बातें मानूंगा, तुम मेरी बात माना करो। उस दिन फोन पर वहां से काम आदि को लेकर तुम्हारा उत्साह इतना अच्छा लगा कि 3-4 दिन की बोझिल उदासी एकदम छट गई, और मेरा मन होने लगा कि किसी ऊंचाई पर खड़ा होकर दूर तक फैली दूरियों को देखते देखते खुद को भूल जाऊं। ये मेरे लिए इतना सुखमय है कि मतलब मेरा काम देखने के लिए पापा जिस तरह से उस बात को कह रहे हैं ना, तुम्हारा काम देखने की इतनी उतावली है कि लगता है अचानक वहां पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। लेकिन अब 5 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग 4 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। लेकिन लौटती डाक से पक्की तारीख लिखो, एग्जीबिशन की जगह लिखो, 5 तारीख को कितने बजे उसके द्वार खुलेंगे खुलेंगे यह भी लिखो। यह सब इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि गैलरी के पास के किसी होटल में छाया और राजा के साथ डेरा डाल लूं। उस समय दरोज सर के यहाँ उनके कई अंतरंग लोग पहुंचेंगे, इसलिए वहां भीड़ बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, वहां सर से मिलने 4 तारीख की शाम को पहुंचूंगा जरूर, लेकिन रुकूंगा होटल में ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। पापा जो है बहुत संकोची स्वभाव उनका, जैसा कि पहले भी की बातों में भी कुछ लोगों ने इस बात को का जिक्र किया है कि वो काफ़ी संकोची, मुझे लगता है जहाँ तक प्रयाग जी ने भी शायद ऐसा कुछ बोला था। तो पापा बहुत संकोची। हालांकि मैंने दरोज सर से बात की थी, दरोज सर ने कहा कि अरे कुछ नहीं, उनको यहाँ बुलाओ, वो यहाँ रुकेंगे, पर पापा नहीं माने। पापा ने कहा अरे उनके बहुत सारे, और कोई नहीं आया था। मैं था, दरोज सर थे और बानी दीदी थी केवल, और वो आते तो वो रुक सकते थे, पर ठीक है। इस बीच तुम किताबें पढ़ रहे हो जानकर बहुत खुशी हुई। प्रयाग जी के संपर्क में बराबर रहना। बहुत अच्छे व्यक्ति और अद्भुत अंतर्दृष्टि वाले कवि, लेखक और कला पारखी हैं। उनके संसर्ग मात्र से तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बहुत सारा पढ़ने पर भी कई बार नहीं मिलता। तुम्हें उनकी कविताओं की एक की सारी पुस्तकें मांग कर पढ़ना चाहिए। तुम देखोगे
कि वे बहुत थोड़े से हार्दिक शब्दों से बहुत गहरे उतरने वाले अर्थों बिंबों की रचना करने में कितने दक्ष हैं। उनका माध्यम शब्द है, साथ ही शब्दों के आसपास का वह मौन भी उनका माध्यम है, जो शब्दों से भी अधिक कविता के गहरे अंत स्थल में झलक उठता है। मिट्टी भी एक माध्यम है। क्या मिट्टी के आसपास मिट्टी ना होने का कोई माध्यम नहीं हो सकता, जो मिट्टी के ना होने को एक अर्थ, एक सौंदर्य दे सके? काफी हवाई सी बातें हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जब हम खुद को बेलगाम छोड़ देते हैं या शायद भूल जाते हैं कि क्या सोच लिख रहे हैं, तब शायद ऐसी बातें आती हैं जिनके हवाई मन में कुछ होता है, लगभग ना कुछ सा, लेकिन जो हमें प्यारा लगता है, उसका आशय अगर कोई होता है तो बाद में कभी हम उसे जान लेते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तुम दिवाली पर नहीं आ रहे हो, ये सोच कर ही पूरे घर में रोशनी कुछ मध्यम और उस पर फैली उदासी कुछ और बोझिल लग उठती है। वो तो है खैर। वहां पानी के होने से मैं तुम्हारी ओर से लगभग निश्चिंत सा रहता हूं। बानियां आई थी और मैं ना जाने क्यों कैसे मिल नहीं पाया। शायद तभी बाहर चला गया या बीमार पड़ गया। क्या सोचती होगी? बानी को मेरी ओर से स्नेह और ना मिल पाने के लिए खेद व्यक्त कर देना। सर्दियां आ रही हैं, लगता है इस बार दिल्ली में भी बर्फ जमेगी। तुम्हारे पास तुम्हारे पास बचाव के क्या साधन है? बिना संकोच के मुझे लिख भेजो, ताकि मैं दिसंबर में जब आऊं तो तुम्हारी व्यवस्था कर दूं, या पहले ही पैसे भेज दूं ताकि तुम नवंबर की ठंड से खुद को बचा सको। अब तुम्हारा शरीर थोड़ा भरना चाहिए। 28 की कमर वाले पैंट बाजार में कब तक तलाशते फिरोगे? खूब खाओ, और यदि खूब खाने में मेरी मदद की जरूरत है तो लिखो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम हम लोगों से अपनी तकलीफें और अभाव छुपाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे सॉरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को दुख होता है। तुमने रघु मामा को फोन करके बहुत अच्छा किया। दोबारा फोन करके वहां का डाक पता मालूम कर लेना, और एग्जीबिशन का कार्ड उनके नाम अपनी चिट्ठी के साथ भेज देना। वे तुम्हारा फोन पाकर बहुत खुश थे। वे तुम्हारा फोन पाकर बहुत खुश थे। वे तुमसे मिलने को उत्सुक हैं और इस बात से प्रसन्न हैं कि तुम वहां कड़ी मेहनत कर रहे हो। वे जब दिल्ली में हों उनसे जरूर मिल लेना। गुड़िया आई थी, चली गई, इंदौर के रास्ते गई तो राजा को इंदौर तक साथ लेती गई। हम लोग अकेले रह गए। तीनों बच्चे दूर। राजा 2-4 दिन में आ जाएगा। पत्रोत्तर जल्दी देना। एग्जीबिशन के बारे में स्थान, दिनांक, समय समय साफ साफ लिखना। दरो सर को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारा पापा। तो ये पापा का पत्र था, और जो भी मैंने लिखा ये वो, और मैं पापा को बस इतना ही है। मतलब मैं जहाँ तक पूरी कोशिश मैंने की, और तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक बार थैंक यू शशि बुआ, शैली, मनीष पुष्कले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबी बुआ,
दीदी मेहा, अ, आरती, राम कुमार तिवारी जी, ओ राम कुमार चाचा, सॉरी, थैंक यू चाचा, दीदी, जन सुलभ पुस्तकालय का तो बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं बिल्कुल उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। रमेश फूफा जी धन्यवाद, और पूर्णिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने जो देख रहे हैं, और तो आप सबको बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।